आज हम बात करेंगे शिक्षा की, क्योंकि शिक्षा खास तौर से सरकारी स्कूलों में मिलने वाली शिक्षा के स्तर को लेकर हमेशा सवाल तो उठते हैं लेकिन जवाब नहीं मिलते। आज हम हरियाणा के नूंह जिले के सरकारी स्कूलों की बात करेंगे। हाल ही में घोषित राज्य स्कूल बोर्ड की परीक्षा के नतीजों में इस जिले की स्थिति पूरे सूबे में सबसे खराब रही है। इस जिले में 45% से ज्यादा बच्चे 10वीं के बाद स्कूल छोड़ देते हैं। टूटी फूटी स्कूल बिल्डिंगें, जमीन पर बैठकर पढ़ते बच्चे, गंदगी का अंबार, अध्यापकों की भारी कमी, अनेक कमियां यहां के सरकारी स्कूलों में दिखाई देती है। शिक्षा के क्षेत्र में पिछले कई सालों से काम कर रहे अधिवक्ता अशोक अग्रवाल ने यहां के कुछ स्कूलों का दौरा किया, जिसके बाद मानवाधिकार आयोग को पत्र लिखकर सरकार को निर्देश देने की मांग की है। आइए अशोक अग्रवाल से ही जानते हैं कि उन्होंने डबल इंजन सरकार वाले हरियाणा के नूंह जिले के स्कूलों में क्या देखा, क्या पाया। आज हम बात कर रहे हैं हरियाणा के नूंह जिले की। नूंह जिला, आप सोचेंगे कि क्यों खास तौर पर उसकी बात कर रहे हैं। नूंह जिला एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है। 10वीं के बाद 45% बच्चे वहां पर स्कूल छोड़ रहे हैं और इस बार जो 12वीं के नतीजे आए हैं बहुत ही खराब। हरियाणा में सबसे खराब नतीजा नूंह जिले में आया। अशोक अग्रवाल जी को सभी दर्शक हमारे जानते हैं। पिछले 3 दशक से वो शिक्षा और स्वास्थ्य, इन दोनों क्षेत्रों में खूब काम कर रहे हैं। गरीबों को शिक्षा दिलवाने में, सरकारी स्कूलों की स्थिति सुधारने में। जितनी कंप्लेंट्स और जितनी शिकायतें अशोक अग्रवाल ने सरकारों के पास की होंगी, उनसे कहीं ज़्यादा यहीं दिल्ली हाईकोर्ट में केस भी किए हैं। अशोक सर, आप पिछले दिनों नूंह घूमने गए थे, तो क्या देखा वहाँ के स्कूलों में? वहाँ पे हमें 4 स्कूलों को गए। एक जो पहला स्कूल था वो लगभग 1000 बच्चे थे उसके अंदर, और काफ़ी उसमें मेजॉरिटी लड़कियों की थी, और वो CBSE से एफिलिएटेड था। उसको अच्छा। संस्कृति स्कूल इन्होंने डिक्लेयर किया हुआ है। हाँ। हैं? और लेकिन वहाँ पे जो है, जो गर्ल्स का टॉयलेट था, हाँ। वो इतना ज़्यादा गंदा था कि जब हमने लड़कियों से पूछा कि भाई आपको अगर टॉयलेट आ जाता है तो आप कहाँ जाते हो, तो वो बोली कि हम घर ही चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ तो जा नहीं सकते, जाते ही नहीं है इसके अंदर। हैं? जमीन के ऊपर बच्चे बैठे हुए हैं। 1 मिनट आप आगे बढ़े। ये जो जिसकी बात कर रहे हैं सर की टॉयलेट की क्या स्थिति है, पहले आप वो टॉयलेट की स्थिति देख लीजिए। बहुत इंटरेस्टिंग है। अंदर आओ। ये है गर्ल्स टॉयलेट स्कूल का, इसमें 450 के करीब बच्चे रहते हैं। देखना ये और टूटा हुआ है, ये तो टूटा ही हुआ है, ये देखना। और ये देखना, नीचे देखना, ये देखना, ये देखना, ये आगे देखना, ये तो, और ये पानी, ये हालत है इसकी, और ये सारा नीचे गंदा है, और ये ऊपर लिखा है, देखना है, फिर दोबारा से एक बार देखना है ऊपर, गर्ल्स हॉस्टल, गर्ल्स टॉयलेट। ये अकेला टॉयलेट है स्कूल के अंदर। मतलब बच्चे जो हैं वो एक एक कमरे के अंदर, टीचर है ही नहीं। उसमें मेरे ख्याल से 80% टीचर की जो सैंक्शन पोस्ट है वो भरी ही नहीं है उसके अंदर। तो एक रूम में जैसे 12 क्लास के बच्चे सारे हैं, तो 120 बच्चों की क्लास, 167 बच्चों की क्लास, और वहाँ पे प्रेजेंस जो है ना, वो मेरे ख्याल से 30-40% ज़्यादा प्रेजेंस नहीं मिली बच्चों की। अच्छा, वो केवल उसी दिन या हमेशा वैसी रहती है? नहीं, वो नॉर्मली मुझे लगता है ऐसे ही रहती है, और उसका कारण ये रहता है कि वहाँ पे जगह ही नहीं है बैठने की, सुविधाएं नहीं है, टीचर नहीं है, पीने का पानी तक नहीं है। ज़मीन के ऊपर बैठे हुए हैं बच्चे, 12वीं क्लास तक के बच्चे बैठे हुए हैं, और वो भी टाट पट्टी अपनी, देखेंगे आप, टाट पट्टी अपनी लेके आते हैं वो वहाँ से। मतलब 12वीं क्लास का बच्चा भी घर से टाट पट्टी लाता है, उसमें बैठ के पढ़ाई करता है। तो एक अजीब सा ही, मतलब बड़ा दुख होता है कि मतलब आज 78 साल हो गए आज़ादी के, और उसके बावजूद भी जो बेसिक बुनियादी चीज़ें, जो हमारे राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंदर बुनियादी चीज़ें हैं कि भाई बाउंड्री वॉल होगा, एक लड़कियों और लड़कों के लिए सेपरेट टॉयलेट होगा, हर एक क्लासरूम में 30-35 ज़्यादा बच्चे नहीं होंगे, एक टीचर होगा, हैं, स्पेशल एजुकेटर, वहाँ पे डिसेबल्ड बच्चे कहीं मिले जहाँ स्पेशल एजुकेटर नहीं है वहाँ पर, हैं। तो मतलब ये लगता है कि जो बेसिक पैरामीटर्स जो राइट टू एजुकेशन एक्ट के,
वही टोटली मिसिंग जो है हरियाणा में दिखते हैं। आप जो टाट पट्टी की बात कर रहे हैं, दर्शकों को वो विजुअल भी दिखाता हूँ। टाट पट्टी पर बैठे हुए बच्चे, आप वो विजुअल देखिए, फिर आगे की बात करते हैं। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। ऐसा कुछ पढ़ाई जरूरी नहीं है क्या? आ जाते हैं सारे? तो सारे 57 में कैसे बैठेंगे? बैठ जाते सारे? आपको कोई लगता नहीं कुछ गड़बड़ है कहीं? अब अपने प्राइवेट स्कूल पे जो बच्चे जाते होंगे, मैंने देखा भी रास्ते में प्राइवेट स्कूल की बसें भी खड़ी हैं, तो वो आप देखते हो उन बच्चों को क्या फैसिलिटी मिलती है? आप लोगों को मिलती है वो फैसिलिटी? मिलती है? आपको तो खेलने का भी मैदान नहीं है, लाइब्रेरी भी है कि नहीं है? सर, ये जो टाट पट्टी है, ये भी बच्चे अपने घर से लेके आते हैं? घर से उठा के लाते हैं। अच्छा। मतलब कमाल है। मतलब 8-8, 10-10 किलोमीटर से बच्चे आते हैं स्कूल के अंदर, और टाट पट्टी भी उठा के अपने घर से लेके आते हैं। मतलब स्कूल में उनको आप टाट पट्टी भी नहीं दे रहे हैं। पंखे, बिजली जो है वो, बिजली का हालत ये है कि वो 12 बजे तक बिजली आती नहीं है, और स्कूल आजकल के जो स्कूल हैं वो 7 से 12 तक है। तो 12 मतलब पूरे पीरियड बच्चों को जो है वो बिजली नहीं मिलती, बगैर बिजली के बैठे हुए हैं। और इंटरेस्टिंग यह है कि एक जिस भी क्लासरूम में जाओगे, पहले तो वो लाइट जली नहीं रही होगी, लेकिन जल भी रही होगी तो एक ट्यूब लाइट होगी बस। मतलब पूरे क्लास में एक ट्यूब लाइट जलती है। ये क्या, मुझे ये ट्रेंड समझ में नहीं आया कि भाई कम से कम नहीं तो 6, 7, 8 ट्यूब लाइट्स तो कम से कम एक क्लासरूम में होनी चाहिए। कोई लाइब्रेरी नाम की चीज़ नहीं है, कोई लेबोरेटरी नाम की चीज़ नहीं है, कोई खेलने का कोई सिस्टम नहीं है, कोई खेलने का कोई उनके पास सामान नहीं है। मतलब इससे ज़्यादा मैं नहीं समझ सकता कि क्या कहें। और तो इस बार का जो 12वीं का वहाँ का नतीजा आया है, बहुत ही खराब नतीजा, सबसे खराब नतीजा नूंह जिले का आया है। और उसमें भी अब ये कहा जा रहा है कि 10वीं के बाद करीब आधे बच्चे अपना स्कूल छोड़ देते हैं। तो ऐसी स्थिति रहेगी तो बच्चा कैसे पढ़ेगा? हाँ, वो अब आप देखो ना, मैं आपको बताऊँ, एक स्कूल था वहाँ पे जो 6-7 साल पहले उसको डिमोलिश कर दिया। वहाँ पर लड़कियों का गर्ल्स स्कूल था, वो 850-900 लड़कियाँ थी। तो उनको बिल्डिंग ख़राब थी, डिमोलिश कर दिया, तो नई बिल्डिंग बनानी थी। उसके एग्जैक्टली सामने एक प्राइमरी स्कूल है गवर्नमेंट का, जो ऑलरेडी बच्चे हैं वहाँ पर। उन सारे 800 बच्चों को जो है ना उसमें डाल दिया। अब वहाँ पे कोई कमरे नहीं है, कॉरिडोर में बैठे हुए हैं, पेड़ के नीचे बैठी हुई हैं लड़कियाँ, इधर उधर बैठी हुई हैं। मतलब ऑलमोस्ट पढ़ाई का नाम कोई नहीं है वहाँ पर। और मैं जब वहाँ गया अभी 4 महीने के पहले, 4-5 महीने पहले, तो जब मैंने देखा तो मैं शॉक्ड हो गया कि उन्होंने वो कंस्ट्रक्शन शुरू ही नहीं करी वहाँ पर जहाँ करनी थी। फिर मैंने आके जो है चीफ सेक्रेटरी को चिट्ठी लिखी, और चिट्ठी नहीं लिखी, कुछ 17 बच्चे जो 11वीं और 12वीं के थे वो उनके नाम से एक लीगल नोटिस भेजा। उसका असर ये हुआ कि जो अभी महीना 2 महीने पहले वहाँ पर उन्होंने सरिये डालना शुरू कर दिए। लेकिन अभी मैं जाके जब सैटरडे को जाके देखा तो पिछले 1.5 महीने से काम ही रुका हुआ है। और अब पता लगा कि ठेकेदार को पैसा नहीं दिया सरकार ने, इसलिए ठेकेदार ने काम रोक दिया। तो मतलब 6-7 साल से जो बच्चे हैं वो गर्ल्स और बड़ी लार्ज नंबर में, मतलब इस हालत के अंदर वो वहाँ पे पढ़ रही है जहाँ पढ़ाई हो ही नहीं सकती, जगह ही नहीं है उनके लिए। तो अशोक सर, ये तो हरियाणा में तो डबल इंजन सरकार है, राज्य में भी बीजेपी की सरकार है, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है। तो क्या ये सरकारों का चरित्र बन गया है क्या? शिक्षा एकदम लास्ट प्रायोरिटी पे सरकारों के है। देखिए, सरकार किसी की भी हो, हाँ, मैं आपको बताऊं, चाहे आम आदमी पार्टी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, हाँ, चाहे बीजेपी इसीलिए मैंने कहा कि सरकारों का चरित्र बन गया है। मैं आपको बता रहा हूँ कि सरकारों का चरित्र जो है ना, वो बिल्कुल एक जैसा ही है। जहाँ तक आम आदमी के बच्चों की बात है, जहाँ तक जो बच्चे हमारे सरकारी स्कूलों में जाते हैं, मजदूरों के बच्चे जो स्कूलों में जाते हैं, उनके प्रति जो है ना सबका सोचना जो है ना वो एक जैसा ही है। इन्वेस्टमेंट नहीं करते ये लोग हैं। और आपको एक बहुत ही फनी स्टोरी सुनाता हूँ अलवर ज़िले की। अलवर ज़िले में हम गए एक जगह, वो पहाड़ी ब्लॉक कहलाता है वो, है बड़ा अच्छा खूबसूरत इलाका है वो। वहाँ पर जब हम गए 4 साल की बात है,
तो हमने क्या देखा कि 450 बच्चे हैं पढ़ते हैं, सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, और वहाँ पे पता है क्या था, वहाँ पे सिर्फ 2 कमरे थे, और 2 कमरे में एक में प्रिंसिपल साहब ने अपना कमरा बनाया हुआ था, दूसरे में सारा जो कबाड़ था वो भरा हुआ था। अच्छा। इसके अलावा स्कूल के नाम पर कोई भी चीज नहीं थी, कोई भी चीज। आप तो समझो बच्चे कहाँ पढ़ते थे? बच्चे पढ़ते क्या होंगे, अब समझ लो आप। जब हमने वो मामला जयपुर हाई कोर्ट में उठाया, राजस्थान हाई कोर्ट में जयपुर में, तो उसका असर क्या हुआ कि उन्होंने एक नई जगह उनको अलॉट कर दी। जब हम गए हमें पता लगा कि जगह ने अलॉट कर दी, हम बड़े खुश हुए। अभी 4-5 महीने की बात है, और बड़ी खूबसूरत जगह, आसपास पहाड़ थे, बीच में वो बहुत बड़ी जगह थी। और उसके बाद हमने देखा कि एक तो टॉयलेट इतना गंदा था वहाँ पे, जो घुस ही नहीं सकता। दूसरा उन्होंने क्या करा, 450 बच्चे हैं वहाँ पर, उन्होंने सिर्फ 4 कमरे बनाए। अब मुझे ये समझ में नहीं आया कि जब आप एक नई बिल्डिंग बना रहे हैं तो एक 4 कमरे ही क्यों बना के दे रहे हैं। तो हालत वही थी। तो उसमें क्या था कि एक कमरे के अंदर जो था वो मिड डे मील भी बन रहा था और एक क्लास भी चल रही थी। ऐसे प्रिंसिपल के रूम में भी प्रिंसिपल का रूम लगा हुआ था, एक क्लास चल रही थी। कॉरिडोर में बच्चे बैठे हुए थे, और आधे से ज्यादा बच्चे आते नहीं है क्योंकि वो वातावरण है ही नहीं, पढ़ाई का ही वातावरण नहीं है। बिल्कुल। तो ये मतलब ओवरऑल ऐसा लगता है कि जो भी सरकारें हैं पूरे कंट्री के अंदर, जहाँ सरकारी स्कूलों की बातें आती है वहाँ पे वो इन्वेस्टमेंट करके करना ही नहीं पसंद करते हैं। और इन्वेस्टमेंट नहीं आप करेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे होगा, बेसिक फैसिलिटीज़ कैसे होंगी। और तो और अभी एक तमाशा आप ये देख रहे हैं हरियाणा के अंदर कि इन्होंने कुछ स्कूलों को संस्कृति स्कूल कह के CBSE से एफिलिएट करा दिया, और उसके बाद अब मतलब फीस लेना शुरू कर दिया 500 रुपया महीना बच्चों से। अच्छा। हाँ, तो ये जो नूह की बात कर रहे हैं ये भी ये नूह में फीस भी लेते हैं? ये नूह में जो एक स्कूल जिसकी हम CBSE एफिलिएटेड स्कूल की बात कर रहे हैं, हाँ। वो ऑफिशियली 500 रुपया महीना जो है वो बच्चे से फीस लेते हैं। उसका असर क्या हुआ है? उसका असर ये हुआ है कि जब उसको 500 रुपये दे रहे हैं तो बच्चा सोचता है कि 500-600 रुपये प्राइवेट स्कूल में चला जाऊंगा। तो उसका असर ये हुआ कि वो बच्चों की जो स्ट्रेंथ है ना एनरोलमेंट की, वो भी घट गई उससे। और दूसरा ये कि जो राइट टू एजुकेशन में, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन में उनको फ्री राइट है, फ्री एजुकेशन का है, जहाँ राइट टू एजुकेशन एक्ट में फ्री एजुकेशन का है, उन्होंने उसका भी मल्टीप्लेट कर दी और बच्चों से चार्ज करना शुरू कर दिया। राइट टू एजुकेशन और कॉन्स्टिट्यूशन के वायलेशन में बच्चों से जो है फीस चार्ज कर रहे हैं। एक अंतिम सवाल मैं आपसे पूछूंगा सर, कि सरकारों को तो आप प्रतिवेदन देते ही हैं, आपने इसी नूह के मामले में चेयरमैन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को भी अब ये पत्र लिखा है, तो क्या सरकारों पे कम विश्वास रह गया है कि आप मानवाधिकार आयोग के पास जा रहे हैं? मुझे लगा कि ये जो कमीशंस है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, ये अगर इंटरवेंशन करता है तो एक प्रेशर क्रिएट होता है सरकार के ऊपर, और कई बार उसका जो है असर होता है। तो हमारी इच्छा ये है कि जितनी भी एजेंसीज हैं जिनकी जिम्मेदारी है कि बच्चों के ह्यूमन राइट्स, शिक्षा के अधिकार, जीने के अधिकार, उन सबको कहीं ना कहीं अप्रोच किया जाए, इस्तेमाल किया जाए, और वो लोग एक्शन में आए भी। तो अगर एक्शन में आते हैं तो उसका नेचुरली बच्चों को फायदा होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। एक चलते चलते एक सवाल और सर, एक ये भी जानना चाहूँगा क्योंकि अभी प्राइवेट स्कूल की छोटी सी बात आई थी, तो एक चीज़ मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि क्या ये सरकारी स्कूल की सरकारें जानबूझ करके स्थिति खराब रखती हैं? क्योंकि अब देखते हैं कि छोटे छोटे गांव देहात में भी कुकुरमुत्तों की तरह प्राइवेट स्कूल छोटे छोटे 2 कमरे में खुलने लग गए हैं। तो क्या प्राइवेट लॉबी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए भी कहीं ना कहीं सरकारी स्कूलों की शिक्षा स्तर को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है? देखिए, मेरी समझ ये है, जो मैंने पिछले 27 और 30 साल की एक्सपीरियंस में लगातार एक तरीके से संघर्ष किया है, और उसमें मैंने ये महसूस किया, पूरे कंट्री में बता रहा हूँ जी, कि ये बिल्कुल डेलिब्रेट डिज़ाइंड है। अच्छा। सरकार का नेता लोग हैं या ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनका डेलिब्रेटली डिज़ाइंड सिस्टम है, जिसके अंदर आज जो सरकारी स्कूल है वो दिन पे दिन बंद होते जा रहे हैं, उनकी हालत डिटेरियोरेट की जा रही है। और अगर आप 2020 की जो NEP भी देखेंगे तो उसका जो एसेंस है वो यही है कि किस तरीके से प्राइवेटाइजेशन को बढ़ाया जाए। तो ये डेलिबरेटली जो है ना, लेकिन सवाल ये आता है, जो बिग सवाल है, कि करोड़ों करोड़ों बच्चे इस देश के, जो मजदूरों के बच्चे हैं, गरीबों के बच्चे हैं, वो तो प्राइवेट स्कूल में जा ही नहीं सकते ना। तो अगर आप उनको गवर्नमेंट स्कूल अच्छे नहीं देंगे तो बहुत बड़ी संख्या में जो हमारे देश के बच्चे हैं वो स्कूल की उससे बाहर हो जाएंगे, अनपढ़ हो जाएंगे, चाइल्ड लेबर करेंगे,
और ऐसे अशिक्षित लोग रह जाएंगे। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद ये करते हैं कि सरकारों को कुछ सद्बुद्धि आए और देश में सरकारी स्कूल और सरकारी स्कूलों में शिक्षा के स्तर को सुधारने की वो सकारात्मक प्रयास करें। इसी तरह की उम्मीद की जा सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। हमारे चैनल को कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों से भी जरूर करवाएं। शुक्रिया।